हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डील स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे बैलेंस शीट की कुछ सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज के क्लास में आप बैठ जाओ, आराम से। आज के क्लास में हम बैलेंस शीट करने वाले, जैसे पिछले क्लास में मैंने पीपीटी से करवाया, आज मैनुअली करवा दूँ। जो मेथड तुमको लग रहा है सिंपल अंडरस्टैंडेबल वो मेरे को बोल देना, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। पीपीटी आपने देख लिया, आज हम मैनुअली करते, सेम चीज़ रहने वाला है, कुछ नया नहीं है। जो मैनुअल करने वाला वही सेम चीज़ मैं पीपीटी पे कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो आपको फॉर्मेट बैलेंस शीट का बायआउट होना चाहिए। स्टोरी SRK की नहीं ली, ढोल CST ऑर्केस्ट्रा शो, लाइब्रेरीज खत्म। फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा, चली उनकी तलाश सिनेमा स्टार की ओर, बराबर है। वो वापस एक बार बायआउट करवा देता हूँ। SSR स्टोरी शाहरुख खान की, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट ने, नॉन करंट लाइब्रेरीज में ने ली से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ढोल का डी डिफर टैक्स, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बराबर। फिर करंट लाइबिलिटीज में CST, करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, ऑर्केस्ट्रा अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बराबर है। हाँ, डन। लाइबिलिटीज का टोटल हो गया। असेट्स के अंदर पहला है नॉन करंट असेट, फिक्स असेट। फिर ठीक, तो फिक्स असेट में टैंजिबल और इंटैंजिबल टोटल नहीं लगा, नहीं का एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लगा का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऑर्केस्ट्रा अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। मतलब क्या है कि आपके जो बैलेंस शीट के आइटम्स जो आपने पढ़े, वो चीज को किसके हेडिंग में डालना है, यही करना है इस टॉपिक में। बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है, टैली बैलेंस शीट दिया है, वो वर्टिकल फॉर्मेट, सॉरी T फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया है। हमको वर्टिकल में प्रेजेंट करना है और सिर्फ ये पहचानना है कि वो कौन से हेडिंग में जाएगा। जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल में जाएगा। जितने भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। अब नॉन करंट लायबिलिटीज, दो टाइप के लायबिलिटीज है, करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म, जो एक साल के अंदर चलने वाली लायबिलिटीज है, एक साल के अंदर पे करने वाला है, वो करंट लायबिलिटीज है। और एक साल से ज्यादा जिसको पे करने का टाइम मिलने वाला है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गया, बराबर है। और करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। खाली डिफर्ड और इसके जगह पे ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। उधर भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, इधर अदर नॉन करंट, सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज है। डन। मार्किंग की बात कर रहा हूँ, SCRS शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आया? अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अदर करंट लायबिलिटीज में क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग समझ में आ जाता है, ट्रेड पेबल समझ में आ जाएगा। अब दो लायबिलिटीज बचती जो शॉर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अदर करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आ गया? तो ये बाइफरकेशन है, दोनों है लायबिलिटीज ही, खाली हेडिंग को बराबर से समझने का आपको, और कुछ नहीं है इस टॉपिक का। क्लियर? वैसे अगर असेट्स की बात करूं तो नॉन करंट असेट एंड करंट असेट दो चीज ही है। नॉन करंट असेट और करंट असेट दो चीज ही है। अब नॉन करंट असेट में क्या क्या आता है? पहला आता है फिक्स असेट, टैंजिबल। फिर आता है नॉन करंट, नॉन करंट असेट है तो असेट में आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म नॉन करंट में ही जाता है ना, समझ में आया? तो ये अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स की ये पार्ट है। इन शॉर्ट असेट में सिर्फ दो ही बाइफरकेशन है, करंट असेट, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। नॉन करंट असेट में पहला फिक्स असेट होता है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। और करंट में चली इनकी तलाश में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज,
ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। बेसिक है। मार्किंग में फिक्स एसेट टैंजिबल के लिए एफए टैन लिखा है, इनटैंजिबल के लिए एफए आईएनटी लिखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए एनसीआई लिखा है, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस एलए लिखा है, अदर नॉन करंट एसेट ओएनसीए लिखा हुआ है, सीआई करंट इन्वेस्ट। ये मार्किंग मैंने दिया है, आपको जैसा समझता है वैसे करो, कंसेप्ट समझो बस और कुछ नहीं। मार्किंग खत्म। जब आपको बैलेंस शीट का सम दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन में प्रिपेयर बैलेंस शीट, टैली दिया है, डेबिट क्रेडिट टैली दिया है, तो अपने को तो खाली पोस्टिंग करना है। आपको खाना दिया है, कैसे खाना है बता दिया है, अगर आप वो खा ही नहीं पा रहे मतलब आप में प्रॉब्लम है। आप चाहते हो कि भाई मुझे खिलाओ, तो कोई बार आदमी एक बार खिलाएगा, 2 बार खिलाएगा, बार बार आपको नहीं, भाई बोलेगा अब तुम खाना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस शीट 1 बार सिखाऊंगा, 2 बार सिखाऊंगा, 3 बार, चौथी बार तो खुद से करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में रखने जैसा नहीं है ये, ध्यान दे। डेबिट भी टैली दिया हुआ है, क्रेडिट भी टैली, अपने को सिर्फ है डेबिट मतलब असेट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटीज, इतना तो समझता है, खाली पोस्टिंग करने का है बराबर से प्रॉपर हेडिंग। तो पहला काम करते हैं अपन, मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहला है स्टॉक। स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज। तो ये भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, इन्वेंटरीज में। यहाँ पे INT लिख देता हूँ, इन्वेंटरीज। फिक्स असेट, फिक्स असेट ही है, टैंजिबल इंटैंजिबल कुछ बोला नहीं है, तो फिक्स असेट टैंजिबल ही होगा ये, बराबर है। हाँ, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, स्टाफ को एडवांस दिया। चलो देखते, एडवांस डेबिट है, तो डेबिट का शेड्यूल क्या है, एक इधर है, ये सब डेबिट का है। स्टाफ को तुम एडवांस दोगे तो कितने टाइम के लिए दोगे, शॉर्ट टर्म दोगे। तो देखते हैं अपने पास कुछ शॉर्ट टर्म में है क्या, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है ना, तो किधर जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो भाई यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, समझ में आ गया ये। उसके बाद कैश इन हैंड, उसका तो फॉर्मेट ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर। उसके बाद क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डेबिट में दिया है, क्रेडिट में भी आ सकता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। आगे बोल दिया है एमोटाइजेबल आफ्टर 12 मंथ, मतलब शेयर इशू एक्सपेंसेस जो ये बोगस असेट है, नकली असेट है। शेयर इशू एक्सपेंस कोई असेट है क्या, बट इसे फिर भी असेट में लिखा गया है, तो ये मेरा फिक्टिशियस यानी कि बोगस असेट है। और बोला है एमोटाइजेबल आफ्टर 12 मंथ, मतलब 12 महीने से ज्यादा का टाइम भी मांग रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लॉन्ग टर्म्स है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म्स में अपने पास क्या क्या आ सकता है। करंट असेट तो नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, डिफर्ड टैक्स है नहीं, एडवांस तो दिया ही नहीं है, ये लोन्स एंड एडवांस है क्या, नहीं, तो ये क्या बच गया, अदर नॉन करंट असेट्स। समझ में आया, क्योंकि एमोटाइजेबल 12 महीने से ज्यादा है इसलिए वो शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर ये 12 महीने से कम होता तो वो आपका अदर करंट असेट्स में आता। समझ में आया। शेयर इशू एक्सपेंसेस बोगस नकली असेट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देखा सबसे नीचे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये सब चीज वर्ड दिखा है, वो अदर करंट असेट में आता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए चला गया तो अदर नॉन करंट असेट्स में, मतलब ONC हो जाएगा। समझ में आया। जो चीज मैं ये कर रहा हूं वही सेम चीज आपको पीपीटी में मैंने करवाया, खाली आपको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता, बिल रिसीवेबल, ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट मतलब शॉर्ट टर्म में आता है, चलिए उनकी तलाश में। भाई ये कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है तो बाय डिफॉल्ट नॉन करंट ही रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा तो इंफॉर्मेशन दे देगा वो। क्रेडिट बैलेंस, शेयर कैपिटल, इक्विटी का शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है, लोन क्या शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे क्या, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो बोलेगा शॉर्ट टर्म लोन है, कुछ नहीं बोला मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। प्रोविजन वर्ड मिल गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेट प्रॉफिट, बेटा बंद है, इसी बंद है,
net profit for the year, reserves and surplus. Profit and loss, reserves and surplus. Short terms loan कहाँ जाएगा भाई? Short terms loan मतलब short term borrowings. अरे हाँ ना. Short term borrowings. Creditors, trade payable. Unclaimed dividend, dividend पे करने का बाकी है. Liabilities. अब डिविडेंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, तो ये किधर चले जाएगा भाई? अदर करंट लायबिलिटीज. समझाइए, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज. पहला स्टेप था मार्किंग करना, कौन सा चीज किधर किधर जाएगा. अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी. अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो शेयर कैपिटल का एक नोट्स टू अकाउंट बनाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, फिक्स असेट. इन्वेंट्री का शेड्यूल नहीं बनाने का, अकेला है. फिक्स असेट भी नहीं बनाओगे चलेगा, अकेला है. बट इधर प्रेजेंटेशन आने वाला है, कुछ नेट ब्लॉक वगैरह कुछ दिया है, मतलब ये प्रेजेंटेशन होगा तो नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. डेटर्स का अकाउंट बनेगा. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अकेला है, बनाया ठीक है, नहीं बनाया तो भी चलेगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, बनाया तो ठीक है, ट्रेड तो बनने वाला, इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया तो चलेगा. मतलब आपका ये फॉर्मेट है, इसमें अमाउंट प्रेजेंट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट. ये आपका नोट्स टू अकाउंट है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है. और ये प्रिपेयर करने, देखो मैंने क्या क्या बनाया. शेयर कैपिटल बनाया, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, यही सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है, मैंने सिर्फ उतना ही नोट्स टू अकाउंट्स बनाया. ठीक है, समझ में आया. एक बार फिर यहाँ पे सब मार्किंग करते तो क्वेश्चन भी इधर है, नोट्स टू अकाउंट भी है, तो प्रेजेंटेशन इजीली समझ में आ जाए. जो मैंने यहाँ पे किया था वापस यहाँ पे करता, एक एक करके फिर से आप बोलना. सबसे पहला स्टॉक कहाँ जाएगा? वेरी गुड, इन्वेंट्रीज. फिक्स असेट, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, फॉर्मेट, स्टाफ एडवांस, लोन्स एंड एडवांस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अदर नॉन करंट असेट्स. फिर बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, लोन्स एंड लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स. कुलदीप ध्यान दे बेटा तू. प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, अनक्लेम करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज. मार्किंग क्लियर है? मार्किंग करने के बाद एडजस्टमेंट रीड करो, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करो और उसके बाद पोस्टिंग करो. एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होता है, एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन होता है. पहला दिया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹1 लाख. 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो. ये आपने कहीं पे सुना है? अगर आपको याद हो, अगर नहीं सुना है तो सुनो, अभी सुन लो कि जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है बाय रूल. तो आप देखो क्वेश्चन में क्यों का जवाब भी दूंगा मैं कुलदीप, ध्यान दो. तेरे लिए एक लाइव एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन देता हूं. जरा एग्जांपल है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, ध्यान दे, अभी बहुत टाइम है, आने वाला है, तो उसका प्लानिंग तो अभी से करना पड़ेगा. कौन सी वाली के लिए? अरे बाप, ध्यान दे. तो कुलदीप सोच रहा है कि वैलेंटाइन डे में गिफ्ट देना पड़ेगा, केक लेना पड़ेगा, फिर XYZ, फिर YZX, बहुत सारा खर्चा. ये वो भाई वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है. काजल तू ध्यान दे बेटा, तेरा कुछ भी नहीं, तेरे को सुरुचि जाने का, तू ध्यान दे. तो अब ये सब खर्चा करने के लिए पॉकेट मनी मिल रहा है मुझे, तो डैडी को थोड़ी बोल सकते, डैडी
14 का खर्चा, तो तेरे को जो पैसा मिलेगा तो उसमें से थोड़ा पैसा निकालेगा वैलेंटाइन, थोड़ा पैसा निकालेगा वैलेंटाइन, थोड़ा पैसा निकालेगा ओ वाई ओ एक्स वाई जेड, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे कंपनी का रूल है, इधर ध्यान दे, कंपनी का रूल ये है कि जब भी प्रॉफिट होगा कुछ पैसा निकालेगा और जनरल रिजर्व में जमा करेगा उनके लिए। हर्ष तूने बेटा, तो तेरा भी मालूम पड़ेगा लोगों को। नहीं, इसका तो अभी रैपिडो चल रहा है ना। चलो ठीक है, रैपिडो बंद हो गया है, अभी ओला चल रहा है, ध्यान दो। कहाँ गया पेन? यहाँ पे ध्यान। तो क्यू का आंसर मिला बेटा, क्यों करने का है, समझा? तो जो भी करेंट ईयर का प्रॉफिट है, अरे तीनों तू भी है, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो भी शर्मिली करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से लाख रुपए निकालने का। अभी ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,40,000 और पहले से मेरे पास था 2 लाख। अब एडजस्टमेंट क्या है जरा ध्यान देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहले मैं लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है पहले से मेरे पास 2 लाख, एड नेट प्रॉफिट। इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हो गया 7,40,000, बट एडजस्टमेंट में दिया है 1 लाख रुपया निकालो और किधर ट्रांसफर करो, जनरल रिजर्व। तो इसमें से निकालो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 लाख यहां से निकाला, जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। जनरल रिजर्व, भाई जनरल रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? पहले से 1,40,000 है, 1,40,000 पहले से, एड प्रॉफिट एंड लॉस का 1 लाख। तो ये भाई साहब हो गए 2,40,000 और ये भाई साहब हो गए 6,40,000। मैंने एडजस्टमेंट ही नहीं सॉल्व किया है, मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन किया है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस 7,40,000 होता। खाली इसका 1 लाख इधर डाल दिया मैंने और कुछ नहीं किया। लोगों के लिए एडजस्टमेंट भी है और नहीं भी है। अगर समझो तो एडजस्टमेंट है और नहीं तो भाई ये प्रेजेंटेशन है, समझा? 1 लाख उसमें से निकाल के 1 लाख इधर ही लिखना है। तो आपका पहला एडजस्टमेंट डन या इंफॉर्मेशन डन। समझ में आ गया? पक्का समझा है? आगे बढ़ते। डायरेक्टर ने रिकमेंडेड किया है 6% डिविडेंड। डायरेक्टर बोल रहा है 6% डिविडेंड दूंगा। दिया क्या? दूंगा भाई, बोल बच्चन। कंटीजेंट लायबिलिटी दिनेश चाले। ध्यान दे बेटा, अपन बड़ी बड़ी बात कर लेते लेकिन करने का टाइम आता है। मैंने नहीं बोला था सर, ये तो वो बाजू वाला बोला था। तो डायरेक्टर ने बोला 6% डिविडेंड दूंगा, जब देगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो ये बोल बच्चन है, इग्नोर। सर आपको कैसे मालूम पड़ा बोल बच्चन? रिकमेंडेड मतलब उसने बोला 6% डिविडेंड। पेड, पेबल, प्रोविजन ऐसा कोई वर्ड है क्या? इसलिए वो बोल बच्चन, मतलब इसका करने का क्या कुछ ना। डन हो गया एडजस्टमेंट। आउट ऑफ डेटर डेट ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स इज 1,04,000। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, प्रेजेंटेशन। कि जो भी तुम्हारे डेटर्स है उसमें मोर देन 6 मंथ्स का उधार कितने लोग ने लिया है? 1,04,000 के कस्टमर ने। तो भाई डेटर 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 डेबिट साइड पे दिख रहा है 8 लाख रुपए। डेटर्स कहां जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल बाय ट्रेड रिसीवेबल। यहां पे डेटर मोर देन 6 मंथ्स। 8 लाख में से मोर देन 6 मंथ्स कितने? 1,04,000। 1,04,000। अब 8 में से 1,04,000 मोर देन है तो डेटर्स वेरी गुड लेस देन 6 मंथ्स कितना? बस यही करना था। समझ में आया? क्या किया समझा? 8 लाख रुपए का प्रेजेंटेशन किया। वेरी गुड हर्ष। डेबिट का चीज डेबिट में लिखना, ये ध्यान में रखो, ये सब डेबिट है।
डेबिट के शेड्यूल में लिख रहे, क्रेडिट क्रेडिट के शेड्यूल में लिखने का, और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स रुपीज 2,10,000 while the remaining is for expenses. ध्यान से सुनना क्या है ये। नॉर्मली क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? चलो दिनेश बोल बच्चन ध्यान दे बेटा, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? एक तेरे भाई ग्रेजुएशन में आ गया है तू, और क्रेडिटर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है। जो उधारी पे, जब कोई बिजनेस उधार में सामान खरीदता है तो मुझे उसे पैसा पे करना है। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट इतना खास नहीं है, बट ये क्रेडिटर्स का टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे सामान गुड्स उधार में लिया गया है। बेटा ले पानी पकड़, पी ले पानी, ध्यान दे, तो पानी पानी करते बेटी, ध्यान दे। क्या हो गया भाई, इधर ध्यान दो। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स का मतलब है रंजना कि क्रेडिटर्स यानी कि वो पर्सन जिसके पास से बिजनेस ने गुड्स उधार में खरीदा है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज गुड्स। अगर गुड्स उधार में खरीद रहे हो और उनको पैसा देने का बाकी, मतलब वो क्रेडिटर्स है। लेकिन अब मैं दो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, हर्ष और कुलदीप। मैं हर्ष के पास गया, मैं जिस चीज में बिजनेस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिकल शॉप्स, उसमें मैं फैन ट्यूबलाइट ये सब बेचता हूं, और हर्ष एक होलसेलर है। तो मैं इसके पास गया और इसके पास से मैंने उधार में सामान खरीदा, बराबर, उधार में सामान खरीदा बेचने के लिए। मैं उधार दे रहा, हाँ सर दे रहा हूं, आप तो पैसा दे दोगे। तो इसने मुझे उधार में पैसा दिया, मैंने ₹1,00,000 का इसके पास से सामान खरीदा। अब ये ₹1,00,000 का मेरा क्रेडिटर्स बन गया। एग्री? कुलदीप के पास गया, मतलब कुलदीप एक्चुअल में ना बर्थडे आ रहा है, थोड़ा पैसा चाहिए, पैसा देना उधार, 1 महीने में लौटा दूंगा। ध्यान दे, उल्टा नहीं हुआ, ध्यान दे। तो मैं इसके पास से उधार ले रहा हूं ₹1,00,000। वो क्रेडिटर्स है क्या? उसने भी तो उधार दिया, मुझे उसे पैसा देने का है, बट वो क्रेडिटर्स नहीं है, बराबर है। वो शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं लोन हो गया मेरा, हाँ। बट हुआ ये, इस बिजनेस ने किया क्या, गुड्स का भी उधार और जो एक्सपेंसेस का उधार है, जो मेरा एक्सपेंसेस है, जो मैंने उधार लिया लोन, वो दोनों एक साथ क्रेडिटर्स में लिख के रखा है। समझ में आया? एडजस्टमेंट में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है तुम्हारे इंक्लूड क्रेडिटर्स फॉर गुड 2,10,000, मतलब गुड्स के क्रेडिटर्स 2,10,000 ही है, while the remaining is for expenses। इससे ये समझ में आ रहा है कि क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ट्रेड पेबल है, लेकिन जो बच गया है वो ट्रेड पेबल नहीं है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन या करंट लायबिलिटीज। समझ में आया? हाँ, ये एडजस्टमेंट का मीनिंग समझा क्या है? तो अब हमको करना क्या भाई, क्रेडिटर्स कहाँ है जरा चेक करते हैं। क्रेडिट साइड 2,80,000, उसमें से 2,10,000 तो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कहां जाएगा, ट्रेड पेबल में। क्रेडिटर्स 2,10,000, अभी कितना बच गया, 70,000। ये मैंने एक्सपेंसेस के लिए उधार लेकर रखा है, मतलब मुझे पे करना है। अदर लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दोनों में से किधर भी लिखा चलेगा। मैं अदर करंट लायबिलिटीज में लिख देता हूं, क्या है यहाँ पे, वो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, कितना, 70,000। तो क्रेडिटर्स का पोस्टिंग भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया, सब सॉल्व हो गया। क्लियर है? लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक इंफॉर्मेशन, कि जो लोन लिया है बैंक ने ऐसे ही नहीं दिया है, बोला तुम्हारा स्टॉक का पेपर दो तो लोन दूंगा मैं। ये तो इंफॉर्मेशन है। लोन फ्रॉम बैंक कहीं तो देखा है, किधर जाने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिक्योर्ड फॉर स्टॉक बैंक लोन, बराबर है कितना, 6 लाख। करना कुछ नहीं था, खाली प्रेजेंट ऐसा लिखने का था। डन विद एडजस्टमेंट।
समझा? आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,78,000 while the face value is 1,60,000. इन्वेस्ट कॉस्ट दिया 1,50,000। मैंने पहले बताया मैं बैलेंस शीट का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो लिखना है 1.5 लाख ही, सॉरी ये सब चीज क्यों दिया है? इंफॉर्मेशन। तो भाई कहाँ है भाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे 1,85,000 लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू कितना भाई? फेस वैल्यू 1,60,000, मार्केट वैल्यू 1,78,000। समझ में आया? प्रेजेंटेशन देना यहाँ पे और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के अंदर इसी में लिखोगे फेस वैल्यू 1,60,000, मार्केट वैल्यू 1,78,000। अंडरस्टूड? क्या किया? समझा? डन। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इग्नोर खुद बोल रहा है, तो हम तो चाहते हैं भाई ऐसा वर्ड आए हम इग्नोर करें, कर दिया इग्नोर। बराबर? प्रिपेयर, खत्म एडजस्टमेंट। अब सिर्फ पोस्टिंग। नोट्स टू अकाउंट्स में सब नहीं बनाना है, लिमिटेड बनाओ चलेगा। सब बनाने का फायदा ये कि तुमको टेंशन नहीं रहेगा किधर किधर डालने का, और जिधर कुछ भी नहीं है उधर डैश कर देना। समझा ये? चलिए, फिक्स असेट, टैंजेबल इंटैंजेबल कहाँ है भाई? फिक्स असेट डायरेक्टली 2470। बराबर? उसके बाद स्टॉक था भाई, स्टॉक कहाँ जाएगा? इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज 10 लाख, कोई एडजस्टमेंट इस पे नहीं था। डेटर्स हो गया 8 लाख का प्रेजेंटेशन। स्टाफ को एडवांस, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांस बनाया हुआ है। स्टाफ एडवांस कितना दिया है? स्टाफ को एडवांस 1,94,000। समझ रहा है ना? फिर क्या है भाई? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कुलदीप ध्यान दे बेटा, टाइम है अभी वैलेंटाइन को। कैश इन हैंड इमेजिन करते बैठा है, ऐसा होगा क्या? ऐसा रियल में होगा क्या? मैं तो सपना ही देखता हूँ। ध्यान दे दे। ए रैपिडो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट असेट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 53,200। बराबर? उसके बाद बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 1,16,000, इसका टोटल 8 लाख। समझा? फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, डेबिट खत्म, क्रेडिट साइड पे शेयर कैपिटल 40 लाख भाई, शेयर कैपिटल 40 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ले लिया हमने। फिर बैंक लोन हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 22,000। समझा? पोस्टिंग और कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स 2,80,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बनाया क्या? यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स हो गया। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम अदर करेंट लाइबिलिटीज में डाल सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर बाजू में इधर ऐड कर देता हूँ। ऐड क्या ये? अनक्लेम डिविडेंड 70,000 और एक कितना था अमाउंट? 10,000। ठीक है, और कुछ नहीं। अब सबका टोटल लेने गए, और जो टोटल आएगा, जो आपका फॉर्मेट है, आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसमें खाली अमाउंट भरने का। एक एक करके स्टार्ट करते। पहला है शेयर कैपिटल, कितना है? 40 लाख। कैलकुलेटर निकाल के रखो, फटाफट करेंगे। तो शेयर कैपिटल है शेड्यूल नंबर 1 40 लाख। यहाँ पे शेड्यूल नंबर आएगा उनका। अब मैंने यहाँ पे देखो नंबर्स नहीं लिखा है। नंबर्स क्यों नहीं लिखा है? जो यूज नहीं हुआ है उसे नंबर्स नहीं दूंगा मैं। तो शेड्यूल 1 यूज हुआ, 2 हुआ, 3 यूज हुआ, 4 ये यूज ही नहीं हुआ, ये यूज नहीं, ये हुआ 5, ये 6, फिर और कुछ यूज हुआ तो उसको सीक्वेंस में वैसे नंबर दे दो। समझा आपको? चलिए, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा? 6,40,000 और 2,40,000, 9 लाख, 8,80,000, यहाँ पे 8,80,000।
टोटल हो जाएगा इसका 48,80,000, 48,80,000। फॉर्मेट समझा? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या, चेक करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 6 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 6 लाख रुपए, 2 रुपीज का कॉलम है, चलो लॉन्ग टर्म 6 लाख, डिफर्ड टैक्स नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है क्या, देखो अदर लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ है क्या, नहीं। तो भाई इसका टोटल ले लेते, इसका टोटल 6 लाख, 6 लाख। अब करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है क्या, हाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1 लाख। ट्रेड पेबल है, हाँ जी है 2,80,000 शायद, ट्रेड पेबल 2,10,000। अदर करंट लायबिलिटीज है, हाँ अदर करंट लायबिलिटीज 70 और 10 ये है ना, बराबर 80,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है क्या, है 22,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 22,000। टोटल ले लो बेटा इसका, सबका 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 10, 12, 4,12,000 शायद, बराबर 4,12,000, 4,12,000। अब 1 2 3 तीनों अमाउंट को ऐड करो, कितना आ रहा है, 58 लाख। डन। असेट साइड पे जाएंगे, पहला फिक्स असेट एक ही है 24,70,000, टैंजेबल इनटैंजेबल ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिक्स असेट में टैंजेबल 24,70,000, इनटैंजेबल दिया नहीं है 24,70,000, आउटर कॉलम 24,70,000। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या, है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखा है 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद डिफर्ड वगैरह नॉन करंट असेट है 53,200, अदर नॉन करंट असेट 53,200, ये नहीं है ये नहीं है, बराबर है। चलो इसका टोटल ले लेंगे, अच्छा बाद में लेना। करंट इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक 10 लाख रुपए, बेटा मजाक नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे, 10 लाख। उसके बाद ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल कितना है, 8 लाख और 1,16,000, 9,16,000, 9,16,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो भी अपने पास है 1,20,000 और 9,88,000, 10 11,18,000 या तो 11,08,000, 11,08,000, 11,08,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 1,94,800, 1,94,800। अदर करंट असेट नहीं है, सबको प्लस करो, समझा। पीपीटी के अंदर जो होगा, मैं अभी फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन बाजू में नहीं रखा था, बट अगर मैं वापस से एक लेक्चर लूंगा, ये सब नहीं, एक ऐसा ही लेक्चर लूंगा जिसमें क्वेश्चन और ये करके पीपीटी से भी सेम एक्सप्लेन करता हूँ। आज का एक्सप्लेन किया मैंने मैन्युअली, कल एक लेक्चर लूंगा जिसके अंदर वापस से सेम ऐसा शेड्यूल सेम इधर रखूंगा और वापस से वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अगर दोनों को कंपेयर करना, जो बेटर ऑप्शन लग रहा है वो मेरे को बोलना, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। आज का समझ में आ गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।